हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम की थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे और इसके आने वाली जो वीडियो होगी उसमें न्यूमेरिकल्स पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन सीरीज आएगी इसमें वो एनसीईआरटी एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस की होंगी, जिसमें आपके रिफ्रेशर्स में से कुछ क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। और क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम लोग इस तरह चलेंगे कि हम लोग पूरा चैप्टर रिवाइज करते हुए चलेंगे जो जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। और आप लोग जब बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यू विल बी एबल टू फ्रेम द क्वेश्चंस। आपको ये पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से आंसर करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं वन बाय वन। तो हम शुरुआत करते हैं पहले, जिसमें एनसीईआरटी और मिसलेनियस क्वेश्चंस सारे के सारे मिक्सअप हैं। सो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा डिफरेंस फॉर्म में देखते हैं। Microeconomics and macroeconomics. Microeconomics studies economic issues or economic problems at the level of an individual firm, an individual household or an individual consumer. तो उसको इंडिविजुअल फॉर्म में ही देखा जाता है जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो अब आपने क्लास 11th में स्टडी किया था। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो जब हम पूरी एक इकोनॉमी को स्टडी करेंगे तो वो मैक्रो बन जाएगी, मैक्रो लेवल में, और क्लास 12th में हम लोगों ने ये स्टडी करनी है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूज इज द सेंट्रल इशू इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या थी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यही हम देखते थे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यही इसकी एक मेन प्रॉब्लम हुआ करती थी। इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज द सेंट्रल इशू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ये एक थ्योरी है आपकी, जिसको हम लोग लेटर फेज में डिस्कस करेंगे। नाउ अब आगे देखते हैं क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। देयर इज अ स्मॉलर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, देयर इज अ स्मॉलर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्मॉलर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ों को जोड़ना, टोटल करना। तो अगर हम देखते थे तो इसमें एक इंडस्ट्री को स्टडी किया जाता था, तो वो एक स्मॉल लेवल ऑफ एग्रीगेशन है, जहाँ पर को इंडस्ट्री के अंदर कुछ फर्म्स हो सकती हैं, ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है, डी हो सकती है। अगर इन चारों को जोड़ दिया जाए तो सिमिलर काइंड ऑफ फर्म्स जो ऑपरेट करती हैं उसको इंडस्ट्री बोलते हैं। स्मॉल डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, लेकिन इसमें लार्ज डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। वी स्टडी नेशनल आउटपुट विच इज़ एग्रीगेट ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल दी प्रोडक्शन यूनिट्स इन द इकोनॉमी। तो सारे सेक्टर्स, सारे प्रोडक्शन यूनिट्स को जब टोटल कर लिया जाता है तो वो एग्रीगेशन हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब ये लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। अच्छा, इसको अभी लेटर फेज में हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक जो चैप्टर है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें ये डिस्कस हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द फोर मेजर सेक्टर इन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से चार सेक्टर्स जो हम लोगों ने डिफाइन किए हैं वो क्या है पूछ रहा है। तो हम लोगों ने तो डिस्कस किए थे, वो देख लेते हैं। हाउस होल्ड किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट। हाउस होल्ड क्या था, जो हमारा कंज्यूमर लेवल पे कंजप्शन करता है। प्रोडक्शन सेक्टर क्या था, जिसको हम लोगों ने फर्म्स डिस्कस किया था, प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट सेक्टर एंगेज इन सच एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड सब्सिडीज़। तो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर वर्किंग है वही डिस्कस कर दी। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंगेज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। तो ये चार सेक्टर हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने केवल इन दो को ही फोकस करते हुए अपनी स्टडीज देखनी है क्लास 12th में। फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। बिटवीन नेट इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल विच इज अ स्टॉक एंड विच इज अ फ्लो। आपसे पूछा जा रहा है नेट इन्वेस्टमेंट और कैपिटल में आप बताएं क्या है स्टॉक और क्या है फ्लो। कंपेयर नेट इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल विद फ्लो ऑफ वाटर इन अ टैंक। ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। स्टॉक इज दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक को क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में देखा जाता है, इस वक्त क्या हो रहा है। स्टॉक हैज़ नो टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें
4 बजे से 5 बजे तक, तो ये टाइम डायमेंशन है आपका, इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। हम बोलते हैं यहाँ पर को बताओ इस समय जितना भी बज रहा है आपके पास कितना पैसा है, कितनी बकेट में कितना पानी है, कुछ भी है, स्टॉक कितना है, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। फ्लो इज दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। हम बोलेंगे कि 4 बजे से 5 बजे तक आपने कितना पानी भरा या आपने कितना पैसा कमाया इन अ डे, हाउ मच मनी यू हैव अर्न इन अ डे, इन अ ईयर, तो वही देखा जाता है। नाउ नेट इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो वेरिएबल एंड कैपिटल इज अ स्टॉक, क्योंकि कैपिटल को हम लोग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है, फ्लो वेरिएबल है। फ्लो ऑफ वाटर इन अ टैंक इज अ फ्लो बिकॉज इट इज मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड। तो ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड एंड अनप्लान्ड इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन। ओके, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन चेंज इन इन्वेंट्रीज एंड वैल्यू एडेड ऑफ अ फर्म। इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन रिफर्स टू डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक का मतलब क्या है कि जितना हमको चाहिए उतने के लिए अगर हम प्लान करते हुए अपनी इन्वेंट्री को चलें तो वो प्लान्ड इन्वेंट्री एक्यूमुलेशन कहलाता है। दिस इज मेंटेन्ड बाय द प्रोड्यूसर, जिसको कौन मेंटेन करता है, प्रोड्यूसर करते हैं, विद अ व्यू टू एक्सप्लॉइटिंग पोटेंशियल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। तो प्रोड्यूसर इसको स्टॉक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट की एक पोटेंशियल डिमांड देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि अगर मैं इसको प्लान करके इन्वेंट्री को स्टॉक कर दूं तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, सो दैट आई कैन मीट दी डिमांड, तो मैं सप्लाई कर पाऊंगा। अदरवाइज द प्रोड्यूसर माइट सफर द लॉसेज ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। ठीक है, उसके पास ये नहीं होना चाहिए कि डिमांड तो है लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू फुलफिल देम, तो सप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉब्लम को ओवर करने के लिए वो प्लान कर रहा है। ऑन द अदर हैंड इनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक it arise because demand for the product turns out to be lower than expected। इसका मतलब ये है कि भाई आपने उसको डिज़ायर नहीं किया था, आपने उसको नहीं चाहा था कि आप उसको स्टॉक करें, लेकिन वो मजबूरी बन गई आपकी, आपको उसको स्टॉक करना पड़ा या फिर स्टॉक बन गया। वो कैसे बना, क्योंकि जिस प्रोडक्ट को आपने बनाया उसकी फर्दर डिमांड राइज ही नहीं हुई। इट अराइज बिकॉज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट टर्न्स आउट टू बी लोअर, क्या लिखा हुआ, लोअर देन एक्सपेक्टेड। ये बोल रहा है कि भाई ऐसा अनप्लान्ड इन्वेंट्री एक्युमुलेशन लीड्स टू लॉसेस, बिल्कुल डिमांड नहीं हो रही है तो आपका प्रोडक्ट तो बगैर बिके ही रह गया। वैल्यू एडेड अगर इस कॉन्सेप्ट में हम लोग ऐड करें तो वैल्यू एडेड इक्वल्स टू सेल्स ऑफ नेट इन्वेंट्री कॉस्ट प्लस चेंज इन इन्वेंट्री कॉस्ट, दैट इज क्लोजिंग माइनस इन्वेंट्री। यह फॉर्मूला आप लोगों ने देखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट आर द रेम्यूनरेशंस टू ईच ऑफ दीज आर कॉल्ड। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 4 फैक्टर्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इसमें हाईलाइट कर लेता हूँ। तो 4 है हमारे, लैंड है दैट आर द नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर हैं आपके दोनों फिजिकल एंड मेंटल, कैपिटल है आपकी वो सारी चीज़ें जो इससे हम लोग पैसे को रिलेट करते हैं, और एंटरप्रेन्योर बीइंग द पर्सन हु brings all the things together in order to produce goods and services. The remuneration to each are called, क्या होता है बताइए। लैंड में क्या मिलेगा हम लोगों को, अगर हम शुरुआत से देखें तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो रिवॉर्ड है लेबर का, रेंट मिलता है रिवॉर्ड ऑफ लैंड को, इंटरेस्ट मिला जाता है हमारे रिवॉर्ड फॉर कैपिटल, एंड प्रॉफिट आर द रिवॉर्ड्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। Why should the aggregate final expenditure of an economy be equal to aggregate factor payments? ऐसा क्यों होता है, तो पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं फिर समझते हैं। फैक्टर पेमेंट्स आर इक्वल टू फैक्टर इनकम्स, बिल्कुल सही है। इनकम इज इधर स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और सेव्ड। ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है आपका, Y डिनोट्स इनकम, C डिनोट्स कंजप्शन एंड S डिनोट्स सेविंग्स। तो वो ये बोल रहा है कि इनकम जो आप कमाते हैं, और ये इनकम कैसी है, डिस्पोजेबल इनकम, आफ्टर द टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर इनकम। तो नेट इनकम को अगर हम देखें तो वो कंज्यूम होगी उसका पार्ट, या तो आप उसको खर्च करेंगे अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप उस बचे हुए पैसे को सेव कर देंगे। तो ये आपका इक्वेशन है, और ये इक्वेशन आपकी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में हम लोगों को डिस्कस करनी है। दैट इज़ द अपकमिंग चैप्टर इन योर बुक।
सेम थिंग वो बोला जा रहा है। अगर हम इसको सर्कुलर फ्लो में देखें तो बताए वो क्या बोल रहा है कि जो आपने एक्सपेंडिचर करा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर विच जो आपका हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर्स की तरफ को जा रहा है, वो इक्वल होता है फैक्टर पेमेंट्स के। बिल्कुल सही। ये देखिए, फैक्टर पेमेंट्स आपकी आई और इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की तरफ हाउस होल्ड के पास चले गई, और वही पैसे उसने क्या किए, खर्च कर दिए। तो ये आपका रिलेशनशिप बता रहा है। मूविंग ऑन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको तो आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्यों? क्योंकि आपके रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन द 3 identities of calculating the GDP of an economy, okay, by 3 methods. Also briefly explain why each of these should give the same value of GDP. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आइडेंटिटीज़ बताइए, दैट इज़ दी क्या आपकी कैलकुलेशन रहती हैं जब हम तीनों मेथड की बात करते हैं टू फाइंड जीडीपी। और वो बोल रहा है कि अगर हम तीनों मेथड से देखें तो सेम जीडीपी आपको कैसे निकल के आ जाती है आपके सामने। तो 3 आइडेंटिटीज़ क्या थी हम लोगों ने? वैल्यू एडिशन मेथड देखी, दैट इज़ प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आइडेंटिटीज़ क्या है, इनके फॉर्मूले हैं। प्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो क्या था? ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसमें सेल्स और चेंज इन स्टॉक था, जिसमें से हम लोगों ने इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर दिया था। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर जीडीपी था हमारा, दोनों एक ही निकल के आता था। पहला पॉइंट, इस आइडेंटिटी से भी यही जीडीपी निकल के आ रही है। सेकंड क्या है? कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉय, पहला फॉर्मूला। तो फॉर्मूले का पहला एलिमेंट, फिर अगर हम देखें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये था हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर मिक्स्ड इनकम। और यहाँ पर तक अगर हम देखें, सिर्फ यहाँ पर तक, तो हमारे पास ये चीज़ क्या निकल के आती थी? ये होती थी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट तक पहुँचना है तो नेट में डेप्रिसिएशन और ऐड करेंगे, ग्रॉस तक पहुँचेंगे, और फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ेंगे तो मार्केट प्राइस तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से भी हम लोग मार्केट प्राइस सेम चीज़ तक पहुँच पा रहे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या था? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट या फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। ठीक है, और यहाँ से भी हम लोग जीडीपी एमपी तक पहुँच गए थे। तो जब हम देखते हैं कि तीनों से एक ही तरीके के रिजल्ट हमको देखने को मिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि तीनों से ही हम लोग एक ही चीज़ को तो डिस्कस कर रहे हैं। केवल इस थ्योरी को देखने के लिए जो हम लोगों ने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि सर्कुलर फ्लो कैसे होता है, वो अगर आप समझ लें तो यही चीज़ है बच्चों। देखिए, फर्म्स इधर हैं, हाउस होल्ड इधर है। अगर हम केवल 2 ही सेक्टर को भी डिस्कस करें तब भी ये जो प्रॉब्लम है आपकी, जो अभी क्वेश्चन पूछा गया है, वो सॉल्व हो जाएगी हमारी। एक्सपेंडिचर डन बाय हाउस होल्ड्स, तो वो क्या बन गई हमारी? एक्सपेंडिचर मेथड का एक पार्ट बन गया। अगर मैं बाकी सेक्टर्स का एक्सपेंडिचर भी जोड़ दूं, उसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी जोड़ दूं, गवर्नमेंट का भी जोड़ दूं और फर्म्स का भी जोड़ दूं, तो चारों सेक्टर का एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू व्हाट? जीडीपी एमपी। वही चीज़ है। प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखा जाए तो जितना भी आउटपुट हुआ है, जितनी भी हमारी प्रोडक्शन हुआ है, उसको देखें तो वो हमारी वैल्यू एडेड मेथड्स की तरफ इशारा करती हैं और जीडीपी एमपी की तरफ जाता है। नाउ फैक्टर इनकम्स या फिर फैक्टर पेमेंट्स की तरफ देखें तो हमारा क्या? इनकम मेथड की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, तो ये अगर सारे के सारे फैक्टर इनकम्स को हम लोग क्लब कर दें तो ये क्या बन जाएगी? हमारे इनकम मेथड से भी हमारी जीडीपी एमपी वही चीज़ आती है। चलिए बच्चे, इसमें थोड़ा सा फोकस करते हैं। बोल रहा है कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या होता है, और ये जीएनपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, ये सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। चलो बच्चों, अगर मैं सिर्फ डोमेस्टिक इनकम के बारे में बात करूं आपसे, तो वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई हैं, कहाँ? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, उस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, कब? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं, अगर उस चीज़ को हम लोग देखें तो हम लोग बोलेंगे वो क्या होती है? वो होती है हमारी जीडीपी।
और इस जीडीपी को हम लोग किस में मेज़र करते हैं? वी मेज़र एट मार्केट प्राइस। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने देखा कि जीडीपी को वैल्यू किया जाता है, मतलब वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू करना है उसको। तो बेसिक क्या है हमारा, इसको वैल्यू करना है। तो अगर हम देखें कि गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और एक साल के अंदर, अगर हम जानना चाहें उसकी वैल्यू क्या है और उस वैल्यू को अगर हम एस्टिमेट करना शुरू करें यूजिंग करंट ईयर प्राइजेस। करंट ईयर प्राइजेस का मतलब क्या है? अगर मुझे जानना है कि 2020 की जीडीपी कितनी आई है, इसका मतलब वो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग 2020, उसकी वैल्यू कितनी है। तो अगर मैं उसको करंट ईयर प्राइजेस से ही मेजर करूं, एस्टिमेट करूं, तो वो बन जाएगी हमारी नॉमिनल जीडीपी। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इस वैल्यू को जानना चाहूं, अगर मैं देखना चाहूं कि 2020 में मेरी जीडीपी कितनी है, और सपोज 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन इस साल हुआ है, लेकिन मैं उसको करंट ईयर प्राइजेस से मेज़र नहीं कर रहा हूँ, इस बार मैं मेज़र कर रहा हूँ उसको बेस ईयर प्राइजेस से। बेस ईयर प्राइजेस मतलब सपोज हो सकता है कि 2010 2011 से लेके सारे के सारे ईयर के प्राइजेस हमारे पास हैं और हम किसी एक पर्टिकुलर ईयर को अपना बेस ईयर मान लेते हैं। तो मैं मेज़र करूँगा कि 2010 में इस सामान की कितनी वैल्यू थी और उसके हिसाब से इसको मेज़र करूँगा। सपोज 90 थी, कितना आ गया? दैट ब्रिंग्स अस 9000। सपोज करो कि 2020 का मुझे जानना है कि मेरी कितनी जीडीपी थी, तो यूनिट्स सपोज करो कि 2020 में 100 प्रोड्यूस हुई हैं और प्राइजेस भी 100 हैं, तो कितना हो गया? 10,000 हो गया। अब देखिए दोनों को कंपेयर करिए आप, कि यहाँ पर को तो दिखा रहा है कि जीडीपी आपकी 9000 है, ये वैल्यू उसकी, और यहाँ दिखा रहा है 10,000 है। तो ये दोनों वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है और इसको अभी हम लोग आगे प्रॉपर डिस्कस करते हैं। नॉमिनल जीडीपी ऑल्सो कॉल्ड एज करंट प्राइस जीडीपी, जीडीपी एज करंट प्राइजेस, रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू। देखिए वैल्यू क्या है, वो मार्केट वैल्यू है, तो मार्केट प्राइस पे ही उसको किया जाता है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट। सेम वही चीज़ है जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी। तो ये चीज़ तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये होता क्या है, लेकिन जो कन्फ्यूज़न ये है कि भाई बेस ईयर से आपकी वैल्यू कम या ज़्यादा आ सकती है और करंट ईयर से डिफरेंट आ सकती है। तो इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की वैल्यू में अंतर आ सकता है। तो हम लोगों को कौन सी जीडीपी को यूज़ करना चाहिए? तो जनरली जो रियल जीडीपी होती है उसी को हम लोग किसी भी देश की जीडीपी देखने के लिए यूज़ करते हैं। रियल जीडीपी को ही यूज़ किया जाता है, नॉमिनल जीडीपी को प्रीफरेंस कम दी जाती है। ठीक है, इसका रीज़न वाई और हाउ का आंसर अभी देखते हैं। चलिए बच्चे, इसका हाउ और वाई देखने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी यूजिंग अ सूटेबल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह चलता है। वही चीज़ लिखी हुई है जो हम लोगों ने अभी पढ़ी, रियल जीडीपी और कांस्टेंट प्राइस जीडीपी। इट इज़ अ वैल्यू मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। बिल्कुल सेम। तो डेफिनेशन पढ़ने की तो अभी हमको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमको समझ में आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। 2015 और 16 2 ईयर्स है हमारे पास। आउटपुट क्या हुआ है कि 50 में तो 500 यूनिट्स हुई है और इसमें 550, तो 50 यूनिट्स का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। मार्केट प्राइस में भी हम लोगों को इंक्रीज देखने को मिल रहा है 5 रुपीज़ का। 2015 में 20 रुपीज़ का है और इसमें 25 का। अब देखते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो बड़ी सिंपल है, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस इक्वल्स टू टोटल आ जाएगा। तो 15 का 500 मल्टीप्लाई बाय 20 बिकम्स 10,000। तो दोनों रियल जीडीपी का अगर हम देखें तो 15-16 में हम लोगों ने सिंपल कैलकुलेशन कर दी। रियल जीडीपी में देखिए क्या है कि यूनिट्स तो हम लोगों ने अलग अलग लिखी है, लेकिन जो प्राइस हैं वो 2015 के ही हैं, क्योंकि 2015 को ही हमने अपना बेस ईयर माना हुआ है। तो ये बेस ईयर हो गया हमारा। नॉमिनल जीडीपी क्या है, वो तो बिल्कुल अलग अलग करेगा। तो 500 को 20 से करेगा और 550 को 25 से करेगा। अब देखिए वैल्यू में क्या डिफरेंस आ रहा है। जब हम 2016 की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर को तो आ रही है 11 के, और ऑन दी अदर हैंड कितना आ रहा है 13.750 के। तो आ रहा है नहीं अंतर, 2,750 रुपये का अंतर आ रहा है।
तो ये चीज़ तो हम लोगों ने देखी कि भाई अंतर आ सकता है। अब इसको और डीप में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ रियल जीडीपी। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोल रहा है कि ओनली रियल जीडीपी शोज अ चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल ऑफ अ कंट्री। केवल रियल जीडीपी ही जो वो चीज़ है जो जिससे हम लोगों को ये पता चल पाएगा कि देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी क्या रही। बिकॉज एनी चेंज इन रियल जीडीपी इंप्लाइज अ करस्पॉन्डिंग चेंज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है कहने का, अभी देखते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भाई जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो वो केवल एक ही चीज पे फोकस करता है, दैट इज यूनिट्स। करता है या नहीं करता है केवल एक चीज पे फोकस? क्यों? क्योंकि प्राइस को तो आपने कांस्टेंट कर दिया ना, प्राइस तो हमारे कांस्टेंट हो गए, केवल यूनिट्स पे फोकस करेगा नहीं करेगा? अब देखिए आप इस एग्जांपल को देखिए, यहां पर को उसकी प्राइस 20 पे फिक्स कर दी थी हमने, यहां भी हमारे प्राइस हमारे 20 पे फिक्स था। केवल उसने मेजर किया किसको? यूनिट्स को मेजर किया, केवल यूनिट्स को ही। तो यही तो है हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर ये कम होती तो हम लोग बोलते हैं एक कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी कम हो गई है, बढ़ गई है तो हम बोलेंगे कि बढ़ चुकी है। तो ये मेजर करने के लिए हम लोग को रियल जीडीपी फायदेमंद होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम नॉमिनल जीडीपी को यूज करेंगे तो हम लोगों को तो वेवर्ड आंसर मिल रहा है, because any change in real GDP implies a corresponding change in the flow of goods and services in the economy. Next point पढ़ते हैं, change in level of economic activity. Real GDP shows change in the level of economic activity in the country. Increase in real GDP implies increase in the level of economic activity in terms of increase in the level of production. सेम वही चीज है, जब प्राइजेस कांस्टेंट हैं तो हम लोग फोकस केवल यूनिट्स पे करते हैं। सपोज करो ये हमारा 2010 का यूनिट्स का कुछ एग्जांपल है और हम लोग आ चुके हैं 20 पर। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ये डेकेड का जो पीरियड है हमारा 10 साल का जो पीरियड है उसमें हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितनी बढ़ी। तो इसका मतलब हम यूनिट्स पे ही फोकस कर रहे हैं। सपोज हमारी 100 यूनिट्स थी, अब हम जब हम आ रहे हैं 2020 में तो हम लोग 200 यूनिट्स हो गए हैं। सो वी कैन से दैट यस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डबल हो गई हैं, हमारी जीडीपी डबल हो गई है 10 सालों में, ऐसा भी बोला जा सकता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डायरेक्टली किससे रिफर हो रही हैं? बस आपका जो सर्कुलर फ्लो में आपने पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिए और इसको देखिए, बड़ा इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल कंपैरिजन। Real GDP facilitates inter-regional and international comparison. इंटर-रीजनल और इंटरनेशनल कंपैरिजन को ईजिली करने के लिए हम लोगों को रियल जीडीपी का ही यूज़ करते हैं और यही हमारे लिए फेवरेबल भी होता है, आसान भी यही है। नॉमिनल जीडीपी से हम लोगों का ये पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो अगर हम बात करें कि एक कंट्री की जीडीपी को दूसरी कंट्री की जीडीपी से कंपेयर करना है तो हम लोग रियल जीडीपी पे ही फोकस करेंगे। ऑन द अदर एंड इंटर रीजनल मतलब स्टेट टू स्टेट हो सकता है, एरिया टू एरिया हम लोग बात करते हैं तो वो रियल जीडीपी से ही फैसिलिटेट होता है। तो इसका सिग्निफिकेंस आपने देख लिया कि रियल जीडीपी को ही हम लोग प्रिफर क्यों करते हैं, अगर हम लोगों को देखना है कि जीडीपी ऑफ अ कंट्री क्या है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये चीज़ तो हम लोगों ने देख ली कि नॉमिनल और रियल क्या है, वाई वी प्रिफर रियल, ये भी हम लोगों ने देख लिया। सपोज करो कि हम लोगों को कभी जानना है कि 2010, 2015 एंड 2020 हम लोगों को जानना है कि ये प्राइस लेवल कितने चेंज हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर और ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। ये अगर हम देखें भाई इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ा, कितनी महंगाई बढ़ी, कितने प्राइस लेवल हमारे फ्लक्चुएट हुए हैं, अगर ये सारी चीज़ों को हम लोग को देखना है तो इसका कोई एक आसान तरीका है, या मेरे कहने का मतलब ये है
कि क्या हम लोग रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को एनी हाउ कैन वी रिलेट देम, क्या हम दोनों को रिलेशन में ला सकते हैं? यस, उसको रिलेशन में लाना ज़रूरी भी होता है, सो दैट जो इन्फ्लेशन की बात करी, प्राइस लेवल चेंजेस की बात करी, उसको जान सकें। तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है दैट इज़ नोन एज डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर हमारा एक ऐसा टूल है जिससे हम लोग इसको कंपेयर करते हैं और बाकी चीज़ें भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। It measures the average level of the prices of the goods and services produced in the economy during an accounting year. और इसका फॉर्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। यूज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर एन इमेजिनरी कंट्री। ठीक है, 14, 15, 15, 16 एंड 16, 17 3 ईयर का डेटा गिवन है। नॉमिनल जीडीपी हम लोगों को गिवन 6.5, 8.4 एंड 9, और जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है 100, 140 एंड 125। 100 का मतलब क्या होता है अभी समझ में आएगा, और 140 और 125 ये किस तरह से आए हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच ईयर इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी सेम एंड वाई? किस साल रियल और नॉमिनल जीडीपी सेम है और ऐसा क्यों होता है? कैलकुलेट रियल जीडीपी फॉर द गिवन ईयर्स। रियल जीडीपी निकालना है। इज देयर एनी ईयर विच रियल जीडीपी फॉल्स? क्या कोई ऐसा साल आप इंडिकेट कर पाएंगे जिसमें रियल जीडीपी गिरी हो? चलिए, ये आपका सैम्पल पेपर सीबीएसई का 2018 का क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं। रियल जीडीपी और जीडीपीएस कांस्टेंट प्राइस। तो रियल जीडीपी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो अगर हम को गिवन है जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी हमको गिवन है, और वी हैव टू फाइंड रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी को अगर मैं यहाँ लेके चले जाऊँ तो जीडीपी डिफ्लेटर नीचे आ जाएगा। तो नॉमिनल डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू रियल जीडीपी का फॉर्मूला बन जाएगा। चलो वही देखते हैं। पहले ईयर्स हम लोगों ने लिख लिए, सेकेंड कॉलम नॉमिनल जीडीपी एंड थर्ड कॉलम जीडीपी डिफ्लेटर। सो गिवन आइटम्स हम लोगों ने लिख लिया, अब फॉर्मूला लिख लिया। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर मल्टीप्लाई बाय 100। नॉमिनल गिवन है 6.5, ये 100 गिवन है इस साल पे, और मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 6.5 आ गया। नॉमिनल इज इक्वल्स टू रियल, तो हमको अपना आंसर मिल गया। फॉर विच ईयर, दैट इज 14, 15। वाई का आंसर अभी देखते हैं। 15, 16 में 8.5 है, 140 का जीडीपी डिफ्लेटर है, तो हम लोगों के पास आंसर आ गया 6। इधर 9 गिवन है, 125, तो आंसर आ गया 7.2। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। क्या कोई ऐसा साल है जिसमें रियल जीडीपी गिरी है? यस, दिस ये हमारी गिर गई है 6.5 से 6 आ गई है। अब इन वाई का आंसर ढूंढना शुरू करते हैं। तो पहले बुक के लैंग्वेज में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 14, 15 रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी आर सेम। दिस इज बिकॉज क्योंकि उनका बेस ईयर सेम था। अब ये बेस ईयर सेम का मतलब क्या होता है? जब कभी भी आप देखें कि आपका जीडीपी डिफ्लेटर 100 है, इसका मतलब ये है कि वही वो साल है जिसको हम लोगों ने अपना बेस ईयर माना है। सेकंड पढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। रियल जीडीपी फॉल्स फ्रॉम 6.5 टू 6 इन 15, 16। दिस इज बिकॉज अ हाई राइज इन प्राइस लेवल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देखिए ये प्राइजेज में कितना हाइक आ गया है, एक साल में ही आपकी 40 पॉइंट्स बढ़ गई है। इवन व्हेन नॉमिनल जीडीपी हैज राइजन, और नॉमिनल जीडीपी तो शो कर रही है कि नहीं भाई ये चीज़ें तो बढ़ गई हैं। 14, 15 में 6.5 थी, 15, 16 में 8.4 हो गई। और अगर वो नॉमिनल जीडीपी को यूज़ कर रहा है एज एन इंडिकेटर, तो कितनी गलत फिगर्स वो जा रही हैं। लेकिन ऐसा एक्चुअल में हुआ है? नहीं हुआ है। ये क्यों बढ़ा है? ये राइज हुआ है ऑल बिकॉज ऑफ द प्राइस लेवल हाइक, क्योंकि यूनिट्स उतनी नहीं बढ़ी हैं जितनी हमारी प्राइस लेवल बढ़ने से ये जीडीपी बढ़ती हुई दिख रही है। इसलिए नॉमिनल जीडीपी को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं एज जीडीपी इंडिकेटर। अब देखिए दूसरी चीज़, जो ये 100 लिखा हुआ है, 140 लिखा हुआ है। 100, 140 और 125 लिखने का एक दूसरा आप तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। वो किस तरीके से? जब आप देखते हैं किसी ईयर में जीडीपी डिफ्लेटर आपका बढ़ के आ रहा है, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन वहाँ पर को बढ़ चुके हैं। 100 मतलब नॉर्मल था,
100 से ऊपर जाएगा तो इन्फ्लेशन बड़ा है, और देखिए बहुत बड़ा है 40, और 140 से 125 आया तो इसका मतलब प्राइस लेवल यहाँ पर से कम हुए। लेकिन 100 से कंपेयर करेंगे तो बड़े हैं, लेकिन उतने नहीं जितने 15-16 में बड़े थे। तो ये एक क्वेश्चन था जो हम लोगों ने सॉल्व किया। एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग जीडीपी एज अ मेजर इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर। तो ये अलग अलग लैंग्वेज में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। द क्वेश्चन सिंपल ये है कि इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक चीज कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज इक्वलिटी। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब जिसके पास जो चीज़ें जानी है उसके पास जानी चाहिए। तो हम लोग दो चीज़ को हम लोग फोकस बड़ा करते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं पुअर और रिच का। तो जीडीपी की अगर डिस्ट्रीब्यूशन पुअर की तरफ कम हो रही है तो वो वेलफेयर को इंडिकेट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर केवल रिच की तरफ को अगर हम फोकस कर दें तो क्या होगा, इकोनॉमिक वेलफेयर क्या वो इंडिकेट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो वेलफेयर यहाँ पर को हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज़ हम लोग चेक कर सकते हैं क्या, वो हम चेक नहीं कर सकते। यही चीज़ वो एक लिमिटेशन की तरह आपको दिखाता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हुआ है तो हम बोलेंगे कि वेलफेयर हो गया होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं हुआ होगा तो हम बोलेंगे कि वेलफेयर सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर नहीं हुआ होगा। लेकिन सिर्फ जीडीपी को देखने से हम लोगों को ये पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि जीडीपी बढ़ गई है तो वो वेलफेयर को शो नहीं कर रही है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को शो कर रही है। वो तो ग्रोथ को इंडिकेट कर रही है कि यस ग्रोथ बढ़ी हुई है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ गया है, लेकिन गुड्स पर पर्सन पहुंचा या नहीं पहुंचा वो चीज चेक नहीं हो पाई। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, दैट इज कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। पहले समझ लीजिए फिर बुक की लैंग्वेज भी आपको बता दूंगा। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, अगर इंडिकेटर देखना है तो अगर जीडीपी बढ़ी हुई है तो वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने से बढ़ी होगी। वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, अगर ये चीज़ हो रही है और ये गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं तो हम बोलेंगे जीडीपी ग्रो कर गई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। लेकिन क्या ये उसका कॉम्पोजिशन भी दिखाता है आपको? वो नहीं दिखाता है। वही है आपका वेलफेयर। वेलफेयर इन द सोसाइटी क्या आप चेक कर सकते हैं जीडीपी को देखने से? नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि गुड्स एंड सर्विसेज कितने तरीके के होते हैं। आपने बोला कि फाइनल और इंटरमीडिएट, यही चीज़ थी। अच्छा, फाइनल में भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, दैट इज कंज्यूमर, कैपिटल, और एक तरीके के गुड्स और होते हैं जिसको हम बोलते हैं डिफेंस गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड डिफेंस। अगर मैं कैपिटल को यहाँ से हटा भी दूं तो अगर मैं केवल कंज्यूमर और डिफेंस गुड्स की बात करूं तो चाहे मैं कंज्यूमर गुड्स का ही 100% प्रोडक्शन करूं या केवल 100% डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन करूं, ये क्या जीडीपी रिफ्लेक्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। वो तो सिर्फ बोलेगी कि यस इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा है तो जीडीपी बढ़ गई। वो तो ये तो शो नहीं करेगी ना कि उसका कंपोजिशन क्या था। अगर ये कंपोजिशन सही तरीके से हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि वेलफेयर अच्छा है, जिसमें सबकी नीड्स को फुलफिल किया गया है, सबकी डिमांड्स को फुलफिल किया गया है। और अगर ये कंपोजिशन केवल डिफेंस गुड्स की तरफ ज़्यादा बढ़ते जाता है किसी इकोनॉमी में तो हम बोलेंगे कि यस वो इकोनॉमिक में वेलफेयर नहीं हुआ है, ऑल्दो जीडीपी हैज राइजन। तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब क्या है? बार्टर एक्सचेंज से आप इसको देखते हैं। कमोडिटी टू कमोडिटी अगर एक्सचेंज हो रही है, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ एक्सचेंज जहाँ पर को मॉनेटरी में नहीं डील हुई है, और अगर मॉनेटरी में डील नहीं हुआ है तो उसमें जीडीपी क्या रिफ्लेक्शन उसमें दिखेगा? नहीं दिखेगा। जीडीपी बढ़ी या गिरी इससे कोई मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रुपीज़ में तो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि सामान बेचा या खरीदा नहीं गया, ऑल्दो एक्सचेंज हो गया है, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक पहुंच गया है सामान, लेकिन मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं हुआ है, गुड्स का ही एक्सचेंज हुआ है।
तो ये आपका वेलफेयर तो दिखाता है सोसाइटी के अंदर, लेकिन ये जीडीपी इसको इंडिकेट नहीं कर पा रहा है। एक्सटर्नलिटीज देखते हैं। एक्सटर्नल रिफर्स टू गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइज और पेनल्टी। अच्छा, वो बोल रहा है कि एक एक्टिविटी है, उसके इम्पैक्ट दोनों तरह हो सकते हैं, गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। देखते हैं आगे क्या है। तो गुड को हम लोग पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं, बैड को हम लोग नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। Negative externalities occur when smoke emitted by factories causing air pollution। एक एक्टिविटी हो रही है, आप बोलेंगे कौन सी एक्टिविटी? द प्रोडक्शन एक्टिविटी। उस प्रोडक्शन एक्टिविटी के इम्पैक्ट दोनों हैं। पहला क्या है कि उस प्रोडक्शन एक्टिविटी से इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी चली और उसी से इनकम जनरेशन हुई है, बाकी चीज़ें हुई हैं। लेकिन उसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ रही है। वो क्या है कि वो एयर पॉल्यूशन कर रहा है। जब हम देखते हैं कि फैक्ट्रीज और चिमनीज से धुआं उठ रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज अ लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। अब यहाँ पर को देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी हुई है, लेकिन सोशल वेलफेयर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हम लोगों ने कर दिया। इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज इज ओमिटेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। और जब हम जीडीपी को एस्टिमेट करते हैं तब हम ये थोड़ी देखेंगे कि नहीं फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा हमारा एयर पॉल्यूशन हुआ था, एनवायरनमेंट बहुत प्रदूषित हो गई थी, तो हम लोग अपनी जीडीपी को कम मेज़र करते हैं। ऐसा होगा? नहीं होगा। जीडीपी पे ये सब कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होता है। टू दैट एक्सटेंट जीडीपी इज़ नॉट अप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो जीडीपी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की अच्छी इंडिकेटर है, वेलफेयर की नहीं। चलिए बच्चे, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इसकी तरफ चलते हैं। Explain the problem of double counting in estimating national income with the help of an example. Also explain two alternative ways of avoiding the problem. अगर मैं आपसे पूछूं कि वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी का फॉर्मूला बताइए, आप बोलेंगे कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। फॉर्मूला तो रट लिया, लेकिन इसको माइनस क्यों किया? इसका आंसर मैंने बताया था। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ बॉक्सेस बने, कुछ प्रोडक्शन हुआ हमारे पास बॉक्सेस का एक इकोनॉमी के अंदर, ये बॉक्स बनाने के लिए मेरे पास कुछ रॉ मटेरियल था। मैंने इन छोटे छोटे बॉक्सेस को यूज़ किया और एक बड़ा बॉक्स बना लिया। तो ये मेरा है इंटरमीडिएट कंजप्शन, और इसको भी मैंने ख़रीदा ही होगा, कुछ रुपए दे के ख़रीदा होगा। इस पे लेबर की मेरी सारी की सारी चीज़ें और बाकी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। अगर मैं उन चीज़ों को हटा भी दूँ, सिर्फ रॉ मटेरियल की ही प्राइस को मैं देखूँ, तो क्या मैंने रॉ मटेरियल की प्राइस को भी इसमें इंक्लूड किया होगा या नहीं किया होगा? जब मैंने इसको फैक्टर कॉस्ट पे निकाला था, सपोज़ मैंने इसके प्राइजेज़ रखे हैं 100 रुपीज़, तो इस पे ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और अगर मैं इसको भी अपने वैल्यू एडिशन में जोड़ने लगूं, तो इसी को बोलते हैं डबल एडिंग का प्रॉब्लम। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ कमोडिटी मोर देन वन इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई? कभी कभी क्या होता है कि इंटरमीडिएट कंजप्शन को भी हम लोग जोड़ देते हैं। दिस लीड टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ओवर एस्टिमेशन बिल्कुल जाएगा क्योंकि आपने उसको 2 बार जोड़ा हुआ है। Thus, the importance of avoiding double counting lies in avoiding overestimating the value of domestic product. इसका सॉल्यूशन वही है कि आप उसको अवॉइड करना शुरू करें डबल काउंटिंग को। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए इसको एग्जाम्पल। अ फार्मर प्रोड्यूस्ड 1 ton ऑफ वीड एंड सेल्स इट फॉर ₹400 इन द मार्केट टू अ फ्लोर मिल। अच्छा, एक मिल को, आटा मिल को उसने अपना सारा का सारा 1 टन का माल बेच दिया, 400 रुपये उसकी कमाई हो गई। द फ्लोर मिल सेल दिस फॉर 600 टू द बेकर। उसने अपनी कुछ वैल्यू उसमें ऐड करी और 600 रुपये में उसको बेच दिया एक बेकर को। द बेकर सेल द ब्रेड टू द शॉपकीपर फॉर 800। बेकर ने ब्रेड्स बनाई और 800 रुपये में दुकानदार को बेच दिया। द शॉपकीपर सेल द एंटायर ब्रेड टू द फाइनल कंज्यूमर फॉर 900। देखिए कहाँ से इसका स्टेप्स, और हर बार उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होके वो चीज़ पहुँच गई।
Now the value of output is 400 plus 600 plus 800 900 becomes 2700. प्रॉब्लम क्या है कि जो आपने यूज़ किया अपना वीट वो आपने हर बार जोड़ा हुआ है। आपने करना क्या था, सिर्फ अपनी वैल्यू एडिशन को ही सेल्स में रिफ्लेक्ट करना था। Avoid the problem of double counting, two methods are used, final output method and value added method. या तो हम लोग केवल अल्टीमेट जो हमारी बिक्री हुई है उसको देखें, दैट इज फाइनल आउटपुट मेथड, या अपनी वैल्यू एडिशन मेथड में देखें जहां पर को केवल हम लोग वैल्यू एडिशन को ही फोकस करते हैं। ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। इन क्वेश्चंस को भी चेक कर लेते हैं बच्चों। पहला पूछ रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। ये हम सर्कुलर फ्लो में अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का और बुक की लैंग्वेज को भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट कॉल्ड इन अ सर्कुलर फ्लो। फ्लो ऑफ इनकम को मनी फ्लो बोलते हैं, प्रोडक्ट को रियल फ्लो बोलते हैं, और ये भी आप लोगों को अच्छी तरह पता है। एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने वीडियो में देख लिया था, आप लैंग्वेज देख लीजिए अपनी बुक में से या फिर इसमें से। नेक्स्ट देखते हैं हाउ मनी फ्लो आर अपोजिट टू रियल फ्लो। वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जा रहा है। एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट ऑफ इंजेक्शन एंड लीकेज इन दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को रिलेट करते हैं अपनी सेम वही चीज सर्कुलर फ्लो पे। इंजेक्शंस रिफर्स टू एडिशन ऑफ वैल्यू in the process of circular flow. This causes positive multiplier effect on the level of income and employment in the economy. Important injections are consumption expenditure by the government, investment expenditure by government, and exports. Although injections और लीकेज का कॉन्सेप्ट हम लोग थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट में अच्छी तरह देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए, एक हाउस होल्ड बींग दी ओनली सेक्टर, जब हम बात करते हैं आउट ऑफ 4 सेक्टर, यही वो सेक्टर है जो डिमांड करने वाला है। समटाइम्स जब हाउस होल्ड की तरफ से ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, जब वो एक्सपेंडिचर नहीं आ रहा है, तो यहाँ से अगर एक्सपेंडिचर नहीं आएगा तो फर्म्स को आगे बढ़ने के लिए हमारे पास फ्यूल नहीं होगा, दैट इज़ मनी, क्योंकि यहाँ से तो कुछ भी हमारे पास एक्सपेंडिचर आ नहीं रहा है। जब उसके पास पैसा नहीं आएगा तो इसका मतलब उसका सामान बिक नहीं रहा है। सामान नहीं बिकेगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होंगी, और अल्टीमेटली हम लोगों को देखने को मिलेगा कि इकोनॉमी हमारी डाउनग्रेड हो रही है और रिसेशन की तरफ जा रही है। यहाँ पर को गवर्नमेंट आती है और कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करती है, दैट इज़ नोन कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। या तो वो कुछ सामान खरीदेगी या फिर वो कुछ इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगी ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी पेस अप हो जाए, और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पे फोकस किया जाएगा। तो ये होती है इंजेक्शंस, जहां पर को हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, जहां पर को हम बोलते हैं कि लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की तरफ को उनको काम मिल रहा है और वहीं से इनकम जनरेट हो रही है। लीकेज के बारे में अगर हम देखें तो लीकेज इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। Leakage refers to loss of value in the process of circular flow. This is a negative multiplier effect on the level of income and employment in the economy. Important leakage are saving, taxation and imports. लीकेज का मतलब क्या है कि जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया वो अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट ये चीज़ करना शुरू कर दे कि वो आज से टैक्स को बहुत बढ़ा दे, तो जो इनकम हाउस होल्ड के पास पहुंचती है, दैट इज़ नोन एज डिस्पोजेबल इनकम, वो पहले अगर ज़्यादा थी अब कम होने लगेगी अगर हम टैक्स का प्रभाव देखें। और अगर वो डिस्पोजेबल इनकम कब उनके पास पहुंच रही है तो वो दे विल एक्सपेंडिचर भी कम होगा, उनका एक्सपेंडिचर कम होगा, मतलब उनकी डिमांड कम हो रही है। डिमांड कम हो रही है तो प्रोड्यूसर के पास कम डिमांड के साथ सप्लाई कम जाएगी। सिंस डिमांड कम हो रही है तो वो अपना प्रोडक्शन एक्टिविटी स्लो डाउन करेंगे और वहाँ से हमारी एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो अब आप देखिए क्या होगा, हमारे पास फिर इनकम आना बंद हो जाएगा। तो ये क्या है, एक नेगेटिव इफेक्ट करता है। दूसरा, अगर टैक्स को हम लोग आउट ऑफ द पिक्चर कर दें और सेविंग्स को कर दें, अगर हम लोगों के पास एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन है जहाँ पर कुछ लोग कंजप्शन कम कर रहे हैं, सेव ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा इनकम इज़ ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। तो कंजप्शन अगर कम हो रहा है
तो सेव ज़्यादा होने लगा होगा। सेव ज़्यादा हो रहा है तो डिमांड कम कर रहे हैं, डिमांड कम कर रहे हैं तो फिर वही आपका कॉन्सेप्ट आ गया, प्रोड्यूसर के पास कम डिमांड आ रही है तो सप्लाई कम करेगा। सप्लाई कम करने का मतलब क्या, प्रोडक्शन कम कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं देश के अंदर। एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इम्पोर्ट। वो क्या कि हाउस होल्ड का जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो फर्म्स तक ना पहुंच के वो विदेश की तरफ जा रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि सामान तो खरीदा गया है, कि डिमांड तो फुलफिल हो गई है, लेकिन इसका पैसा हमारे ही देश में ना रह के बाहर चले जा रहा है। अब इसके पास अगर डिमांड आ ही नहीं रही है, इसका सामान बिक ही नहीं रहा है, तो ये अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन करेगा और वहाँ से एम्प्लॉयमेंट कम होगा और ये एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नीचे की तरफ आ जाएंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इंजेक्शन एंड लीकेज। और जब हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह आपको ये समझ में आएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में भी होंगे, बड़े सिंपल से होते हैं, और हम लोगों ने क्योंकि कन्वर्जन अच्छी तरह पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चंस हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। डिस्टिंग्विश पूछ रहा है जीडीपी एमपी और एनडीपी एफसी का बताइए। कन्वर्जन का इंपॉर्टेंस यहाँ पर को बड़ा है और यही चीज़ है। ग्रॉस से नेट तक पहुँचना है तो डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड है, इसमें एक्सक्लूडेड है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट, इसमें टैक्सेस जुड़े हुए हैं, इसमें एक्सक्लूडेड हैं। और मीनिंग लिखने में तो आप लोग चैंप हैं, इसकी मीनिंग लिख सकते हैं। सिमिलर इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे। ये देखिए बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं और इनको आप करिए। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने एनसीईआरटी और मिसलेनियस देखे। थ्योरी पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे आपसे न्यूमेरिकल पार्ट में। अल्टिल देन स्टडी।